हेलो जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं। दिखाई सुनाई दे रही हूँ? ऑल क्लियर। ओके। तो कैसे हैं सभी और कैसी तैयारी चल रही है? ठीक है। ओके, गुड। किसी का कोई सवाल है? क्लास शुरू करने से पहले किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। खुद नहीं समझ आ रहा? ये तो बड़ी विडंबना है। ये खुद ही नहीं समझ आ रहा है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कौन समझेगा, बताओ। यहीं से पढ़ना है? ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। मैंने देखा तो नहीं कौन कौन क्लास में आया है। एक बार चेक कर लेते हैं। अंकिता अंकिता दोनों हैं, अंजलि है, नेहा है, आरती है। बाकी बच्चों का कोई पता नहीं है। ओके। कभी लगता है सब पढ़ लिया और कभी लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा। गुड मॉर्निंग आरती। चलो, ये तो चलता रहता है। ऐसा तो लगना भी चाहिए आपको। नमस्ते। चलें फिर शुरू करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अंबेडकर दर्शन और अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे अभी। ठीक है, करें स्टार्ट। सभी स्माइल के साथ क्लास को शुरू करेंगे। कॉपी पेन अपने पास रख लें।
किसी ने स्माइल नहीं किया अभी तक। सभी परेशान है क्या? दुखी हैं? दुखी हृदय वाले हैं सारे। हम्म, विनोद। अंबेडकर दर्शन, अंबेडकर के राजनीतिक विचार। राज्य एवं जनतंत्र की महत्ता। राज्य के प्रति आज्ञाकारिता का भाव होना चाहिए। राज्य की अनिवार्यता। संसदीय सरकार का समर्थन। सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था। दलीय व्यवस्था का दलित हो गई, दलित व्यवस्था का समर्थन किया गया। ठीक है। जनता की जागरूकता पर बल दिया गया। अवैधानिक नैतिकता का पालन। बहुमत की निरंकुशता को सीमित करने पर बल। अंबेडकर का सामाजिक दर्शन त्रयी दर्शन पर आधारित। स्वतंत्रता एवं समानता। भातृत्व की शिक्षा। बुद्ध धर्म एवं संघ। अंबेडकर ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए 3 सुझाव दिए। कौन कौन से थे? एक वर्गीय व्यवस्था, अंतरजातीय विवाह और पुरोहिताई की व्यवस्था का प्रजातंत्रीकरण। अंबेडकर का धार्मिक दर्शन है। उन्होंने धर्म की अनिवार्यता पर बल दिया। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ऐसा कहा। धार्मिक कट्टरता का विरोध होना चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। धार्मिक संस्थाओं का समर्थन किया। धर्म और राजनीति में परस्पर संबंध होना चाहिए। ये उनके दर्शन के मूल आधार थे। ठीक है। नमस्ते। अंबेडकर के आर्थिक दर्शन को देखते हैं। भारत के विकास के लिए राजकीय समाजवाद को आवश्यक माना। 15 सितंबर 1938 ईस्वी को औद्योगिक बिल का विरोध किया। बीमा के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक बताया। कृषि सुधार के लिए कृषि को राज्य के प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया और सामूहिक खेती पर बल दिया तथा धन्य का न्यायपूर्ण वितरण हो सके ऐसा, मतलब इसलिए सामूहिक खेती पर बल दिया उन्होंने। अंबेडकर एवं मार्क्स दर्शन की समानताएं और असमानताएं क्या थी? तो पहले समानताओं पे बात करेंगे। दलितों एवं शोषितों के उद्धार पर बल दिया गया। वर्ग व्यवस्था का उन्मूलन किया गया और धन का न्यायपूर्ण वितरण किया गया। ठीक है। समानताओं में, असमानताओं में देखते हैं। अंबेडकर दर्शन अहिंसा के माध्यम से सुधार चाहता है, बल्कि मार्क्सवाद हिंसक क्रांति का पक्षधर है। ठीक है। तो मार्क्सवाद और अंबेडकर दर्शन ये दोनों ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो बता रहे हैं असमानताएं इसमें क्या क्या है कि अंबेडकर दर्शन जो है वो अहिंसा के माध्यम से सुधार करता है और मार्क्सवाद जो है वो हिंसक प्रवृत्ति को अपनाता है, हिंसक क्रांति। ठीक है। मार्क्सवाद को लोकतंत्र में अनास्था है जबकि अंबेडकर को लोकतंत्र में आस्था है। मार्क्सवाद के चिंतन का आधार वर्ग है जबकि अंबेडकर के चिंतन का आधार जाति है। अंबेडकर एवं गांधी दर्शन की समानताएं और समानताएं। अब यहाँ पे गांधी दर्शन की बात हो रही है, पहले मार्क्सवाद की बात हो रही थी। ठीक है। तो गांधी दर्शन में और अंबेडकर में क्या समानताएं हैं? मतलब अंबेडकर दर्शन में अस्पृश्यता का निवारण, राजनीति धर्म के आधार पर चले और धर्मनिरपेक्षता हो ऐसा दोनों ने ही कहा है। शोषित और दलितों का उद्धार हो ऐसा दोनों में है और भेदभाव का विरोध हो ये भी दोनों में है। उसके बाद असमानताओं में देखते हैं। धर्म के प्रति गांधी जी का आग्रह नैतिक एवं आध्यात्मिक था। तो धर्म के प्रति गांधी जी का आग्रह कैसा था? नैतिक और आध्यात्मिक, जबकि अंबेडकर का व्यवहारिक आग्रह था। समानता और असमानताओं में ध्यान रखेंगे। उसके बाद गांधी जी राज्य विहीनता के समर्थक थे जबकि अंबेडकर राज्य को अनिवार्य मानते थे। अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान के समर्थक थे जबकि
गांधी जी इसके विरोधी थे। अब है अंबेडकर के संबंध में प्रसिद्ध कथन। कम खाओ और अधिक पढ़ो, अंबेडकर जो दर्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, मार्क्स अंबेडकर के ऑपोजिट। कम खाओ अधिक पढ़ो, ये इनका प्रसिद्ध कथन। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये आपने देखा भी होगा। अंबेडकर की फोटो के पास कभी कभी लिखा होता है, बैनर लगे होते हैं जगह जगह, तो ये वाला लिखा होता है वहां पर कथन। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, है ना। धर्म मनुष्य के लिए, धर्म मनुष्य के लिए, दो बार रिपीट हुआ है। धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। तो मतलब धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। व्यक्ति से बड़ा देश है, जाति संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है, ये भी इनका प्रसिद्ध कथन है, इनके दर्शन का। जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है। मतलब ये वाला बहुत ही पूछा गया है, और ये शायद ऐसा वाला कथन, कौन सा उपन्यास है वो, गोदान। गोदान में भी शायद ऐसा कोई कथन है, शायद यही कथन है या फिर ऐसा कुछ है, देख लेना उसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, किंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। भारतीय नारी के पतन और विनाश के लिए अगर कोई कारण है तो वह मनु है, बुद्ध नहीं। तो मतलब मनुस्मृति का हमने कल पढ़ा था कि इन्होंने आग में होम कर दिया था उसको, क्योंकि उसमें शूद्रों को जो है नीचा बताया था और ब्राह्मणों को ऊंचा, इस वजह से। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहे हैं कि भारतीय नारी के पतन और विनाश के लिए अगर कोई कारण है तो वह कौन है, मनु है, मतलब बुद्ध नहीं है, क्योंकि इन्होंने बुद्ध बाद में अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। मेरा झगड़ा कुछ मामलों में स्वर्ण हिंदुओं से है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। ब्राह्मणवाद एक जहर है जिसमें हिंदुत्व को नष्ट किया गया। यदि ब्राह्मणवाद को नष्ट कर दिया जाए तो हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है। मनुष्य को जीवित रखने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके पास मस्तिष्क भी होना चाहिए। उसके लिए विचारों का खाद आवश्यक है। विचारों की खाद भी होना आवश्यक है, मतलब बुद्धि होनी चाहिए, मस्तिष्क होना चाहिए। बिना संघर्ष के ना तो सत्ता प्राप्त हो सकती है और ना ही प्रतिष्ठा। तो अगर सत्ता चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अंबेडकर के संबंध में विद्वानों के प्रसिद्ध कथन, मतलब ये तो इनके दर्शन के और स्पेशली अंबेडकर के कथन थे यहां तक। अब इनके संबंध में विद्वानों के प्रसिद्ध कथन क्या हैं, अब उनके बारे में हम देखेंगे। नेहरू के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा किए गए दमनात्मक कार्यों के विद्रोह का प्रतीक थे। और नेहरू का दूसरा कथन, डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा हिंदू समाज की उत्पीड़न चीजों के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। डॉक्टर पाली के अनुसार अंबेडकर आधुनिक मनु और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह निश्चल व्यक्ति थे। उनकी कानूनी समझ बहुत पैनी थी, हृदयमान से भरपूर और समझौतावादिता से परे थे। तो ये कौन कह रहे हैं इनके लिए, डॉक्टर राजगोपालाचारी। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं इनके बारे में। अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और विविध प्रकार के उन्होंने जो कार्य किए, खासकर पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, उनकी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। डॉक्टर आर सी गुहा के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। तो मतलब विपरीत परिस्थितियां तो आती हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी संघर्ष करना और सफलता को प्राप्त करना एक अलग बात है। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई थी। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आधुनिक युग का मनु किसको कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल का मनु जिसने क्या किया था, 14 अप्रैल नहीं बोल सकते, क्यों, आपका बर्थडे है क्या उस दिन?
संविधान निर्माण में मतलब क्या कह रही थी मैं, प्राचीन काल में मनुस्मृति को ज्यादा स्थान दिया जाता था, और अभी क्या कह रहे हैं, संविधान निर्माण के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। मनुस्मृति बनाई थी, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि प्राचीन काल में मतलब उस पर ज्यादा महत्व था, मनुस्मृति पर, और अभी संविधान पर। अब है 20वीं शती का बोधिसत्व अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। अच्छा, आपके वहाँ, ओके, मुझे लगा आपका बर्थडे होता है उस दिन। विवाद भी बहुत होते हैं, ओके। 20वीं शती का बोधिसत्व अंबेडकर को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म में मार्क्सवाद का एक नैतिक एवं सहिष्णु विकल्प खोजा था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का लिंकन एवं मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो मतलब एक तो अंग्रेजों में थे ये मार्टिन लूथर और लिंकन, अब्राहम लिंकन, और भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर, इनको कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। सबसे पहले नेहरू ने अंबेडकर को भारत का लिंकन कहा था। तो किसने सबसे पहले ये उपाधि दी इनको? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर के जीवन वृत्त पर जब्बार पटेल ने फिल्म का निर्माण किया। तो फिल्म भी बनी हुई है इनके ऊपर। अंबेडकर के जीवन पर निम्नलिखित विद्वानों का प्रभाव भी पड़ा था: कबीर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे और जॉन डीबे, इनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय में अम्बेडकर के शिक्षक थे ये। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, बुकर टी वाशिंगटन, निग्रो को शिक्षा देने वाले थे ये, बुकर टी वाशिंगटन। और अब देखते हैं अंबेडकर द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से इन्होंने पत्र संपादित किए हैं। ये सभी पत्र पत्र होगा, ये सभी पत्र दलितों के उत्थान के थे। तो मूक नायक, सारे पत्र जो इन्होंने लिखे वो दलितों के उत्थान के लिए थे। उत्थान मतलब उत्थान को ले लेते हैं उठान, यानी कि उनकी उन्नति के लिए, है ना, उनको ऊपर उठाने के लिए। तो 1920 ईस्वी में मूक नायक पत्र निकाला। 1923 में जॉन जॉन डीवी अलग है, हाँ जी। 1923 में बहिष्कृत भारत निकाला। 1924 में समता, 1929 में जनता, 1955 में प्रबुद्ध भारत, और 1956 में अंबेडकर के नेतृत्व में 5 लाख, लगभग 5 लाख व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को दशहरा था। उन्नीस सौ 32 में मैकडोनाल्ड पंचाट में जब अस्पृश्यों को स्वर्ण हिंदू से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तब अंबेडकर ने आमरण अनशन आरंभ कर पूना समझौता कर गांधी के साथ इनमें संशोधन करवाया, अनशन करके। 1927 ईस्वी में मुंबई विधान परिषद के नामजद सदस्य बने। 1930 में महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए अभियान चलाया। तो पहले मतलब मंदिरों में तो दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, स्त्रियों को भी नहीं जाने दिया जाता था, है ना। तो उनको बस ये कहा जाता था, पहले तो उनको मतलब ये सुनने का भी अधिकार नहीं था, प्रवचन। नमस्ते, कितनी बार नमस्ते करोगे? तो पहले तो उनको जाने नहीं दिया जाता था मंदिरों में, उनको सुनने का भी अधिकार नहीं था, वेदों को, है ना, सुनने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वेदों को सुनने का अधिकार उनको दिया गया, और पढ़ नहीं सकते थे, धीरे धीरे फिर पढ़ने का भी अधिकार दिया। मंदिरों में नहीं जा सकते थे, मंदिरों में जाने का अधिकार मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जो कब कब हुए थे, 30, 31 और 32 ईस्वी में, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, तो इतनी देर से ऐसे ही बैठे हैं कि क्लास में आप? 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। 1937 ईस्वी में मुंबई विधानसभा चुनाव के विधायक बने ये।
2 जुलाई 1942 में लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा कार्यकारिणी परिषदों के रूप में नियुक्ति हुई। आगे फरवरी 1946 ईस्वी में मजदूरों के 10 घंटे की मजदूरी का समय घटाकर करने का बिल इन्होंने पारित किया। तो मतलब पहले तो मजदूरों की मजदूर जो है मजदूरी पूरा पूरा दिन करते थे, रात भी करते थे, मीन्स उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था ना, बहुत ज्यादा काम लिया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 10 घंटे का समय उनके लिए ठहरा दिया कि वो 10 घंटे ही काम करेंगे। 8 जुलाई 1945 में जनता शिक्षा समाज की स्थापना की। 1950 जून 1950 ईस्वी को मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल के विधि मंत्री बने ये। 9 अगस्त 1949 में भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 17 सितंबर 1951 ईस्वी में हिंदू कोड बिल विवाह और तलाक का भाग एक संसद में प्रस्तुत सुझावों से दुखी होकर अंबेडकर ने दिया। दूसरे गोलमेज में गांधी जी ने भी भाग लिया था। ओके। 1952 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से लॉ में इन्होंने डॉक्टरी करी। उसके बाद 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई। अंबेडकर की रचनाएं देखते हैं। कास्ट ऑफ इंडिया 1916, स्मॉल होल्डिंग्स इज इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1917, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, इनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1939, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939। तो ये इनकी लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है। मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। एक तो हिंदी में लिख रखा है इसलिए दिक्कत आ रही है पढ़ने में। राणा डे गांधी और जिन्ना 1943, थर्स्टी ऑन पाकिस्तान 1943, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1943, होवर्डी शुद्रास 1946, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग 1947। वैसे ये इतनी ज्यादा रचनाएं इनकी पूछी नहीं जाती हैं, तो फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज 1947, डियन स्टेबल्स 1948, गांधी एंड दी गांधीज्म 1948, द बुद्ध एंड हिज धम्म ये है 1957। ये निधन के बाद इनका प्रकाशित हुआ है। ठीक है। बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, इसलिए अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रख लेना। अब आते हैं दलित विमर्श पर। दलित विमर्श जाति पर आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है। यह एक भारतीय विमर्श है क्योंकि जाति भारतीय समाज की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। इस विमर्श ने भारत की अधिकांश भाषाओं में दलित साहित्य को जन्म दिया। दलित शब्द का अर्थ दबाया हुआ, रौंदा हुआ, शोषित, दमित आदि। तो दलित के क्या क्या अर्थ हैं? दबाया हुआ, रौंदा हुआ, शोषित और दमित। परिभाषाएं देखते हैं। हिंदी मानक कोश के अनुसार दलित शब्द का अर्थ है रौंदा हुआ, मर्यादित, कुचला हुआ, पदाक्रांत वर्ग। हिंदुओं में शूद्र जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। रामचंद्र वर्मा के शब्दों में दलित शब्द का अर्थ है मसला हुआ या दबाया हुआ या कुचला हुआ, जिसे समाज की मूल धारा से वंचित किया गया है, वह दलित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़न हुआ है, शोषित है, सताया गया है, गिराया हुआ है, पस्त है, हतोत्साहित है, वंचित है आदि। मोहनदास नेमिष राय के शब्दों में सर्वहारा वर्ग की सीमाओं में आर्थिक विषमता का शिकार दलित है। कंवल भारती के शब्दों में दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया जाता है, जिस कठोर व गंदे कामों के लिए विवश किया जाता है, जिसे
जिसे कठोर और गंदे कामों के लिए विवश किया जाता है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने एवं स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया जाता है। वो पढ़ भी नहीं सकता है और कोई स्वतंत्र व्यवसाय भी अपने आप से वो नहीं कर सकता है ना। दलित विमर्श की प्रमुख अवधारणाएं। अब अवधारणाएं देखते हैं। दलित साहित्य की अवधारणा को लेकर लंबी बहसें चल रही थी। यह सवाल दलित साहित्य में प्रमुखता से छाया रहा कि दलित साहित्य कौन लिख सकता है, यानी स्वानुभूति ही प्रमाणिक होगी या स्वानुभूति या सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा। मतलब कि स्वानुभूति प्रमाणिक होगी या फिर सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा। मतलब कि स्वानुभूति का मतलब ये है कि अपने लिए जैसा मतलब मान लो मुझे अपने आप से सहानुभूति है तो मैं अपने ऊपर तरस करूंगी बहुत सारी बातों को लेकर के, है ना। तो मैं अपने मतलब अपने आप से लगाव रखूंगी, अपने आप से खुद ही मैं सहानुभूति रखूंगी कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे उसका विरोध करना है ना। तो मतलब यह स्वानुभूति प्रमाणिक होगी या सहानुभूति, या कि मतलब दूसरा हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएगा, है ना। तो मतलब किस चीज को प्रमुखता मिलेगी, क्या दूसरा भी हमारे हमारे लिए सहानुभूति दिखाएगा या हमें खुद ही अपने लिए स्वानुभूति वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। स्वानुभूति ही प्रमाणिक होगी या सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं। प्रमुख दलित साहित्यकारों ने कहा चूंकि स्वर्णों ने दलितों की पीड़ा को भोगा नहीं। तो मतलब दलित साहित्यकारों ने क्या कहा कि जो स्वर्ण है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, अपने आप को जो मतलब ब्राह्मण कहते हैं या फिर मतलब दबाते हैं दलितों को और खुद को ऊंचा बताते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने दलितों की पीड़ा को भोगा नहीं है ना। क्योंकि उनको तो सिर्फ यही पता है कि अ, मतलब कैसे शोषण किया जाए, कैसे दबाया जाए, है ना। तो उन्होंने उस पीड़ा को नहीं भोगा है, इसलिए वो दलित साहित्य नहीं लिख सकते। मतलब अब जो भेदभाव जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति करता है ना, भेदभाव बहुत मतलब अब जागरूकता बहुत आ गई है इसके प्रति, जातियों के प्रति। तो मतलब अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। फिर भी जो मतलब स्वर्ण है या फिर ऊंची जाति के लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर मतलब वो जागरूक भी हैं और वो भेदभाव भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो दलित की पीड़ा को नहीं लिख सकते हैं। उनको नॉलेज भी है ना कि दलितों के साथ गलत हो रहा है, हर चीज की नॉलेज है उनको, और वो उस चीज का विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो दलित साहित्य नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को नहीं भोगा है, और जिसने उस पीड़ा को भोगा है वही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है असर्शन रीजन में, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि क्या एक दलित व्यक्ति ही दलित साहित्य लिख सकता है। उसका एक असर्शन बना करके फिर नीचे रीजन बना दिया कि क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लिख सकता है ना। कि क्योंकि उसने दलितों की पीड़ा को नहीं भोगा है, इसलिए इस तरह से कुछ मतलब वो असर्शन रीजन में सवाल बनता है। ऐसा मतलब काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो आपको अगर ऐसा कोई असर्शन रीजन में या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सवाल आ जाए कि क्या स्वर्ण जो है दलित साहित्य लिख सकता है या नहीं लिख सकता है, तो वहां पे आपको नहीं पे टिक करना है, नहीं पे। ठीक है, नहीं लिख सकता कोई भी, और सिर्फ दलित ही लिख सकता है क्योंकि उसने उस पीड़ा को भोगा है, और जिसने जिस पीड़ा को भोगा है वो उसको उसके पास अच्छा अनुभव होता है और वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है ना। मतलब उनकी तुलना में जिन्होंने इस चीज को नहीं भोगा है। ठीक है, हालांकि यह मत ज्यादा दिनों तक टिका नहीं, लेकिन आरंभ में यह बहस का मुद्दा बन रहा था। तो ये मत टिका नहीं है, लेकिन सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर प्रोफेसर चौधरी राम यादव के अनुसार हिंदी पट्टी में जो नव जागरण आया उसमें साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रीय जागरण के साथ ही सामंतवादी विरोधी दलित जागरण के स्वर भी प्रस्फुटित हुए थे, जिसकी कोई नोटिस ही नहीं ली गई। एक समय भारत में स्वामी अच्युतानंद हरिहर के दलित आंदोलन की बड़ी धूम थी। स्वामी जी की कविताएं दलित समाज में आत्मसम्मान और आत्मगौरव का बोध जगा रही थी। 2019 में भी आया है, उससे उससे पहले भी आया है, और उसके बाद भी शायद आया है, नहीं उसके बाद का तो नहीं पता, बट पहले आया है शायद, तो देख लेना। इनकी कृतियों में मायानंद बलिदान, रामराज्य न्याय, आदिवंश का डंका आदि ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां जिनका दलित समुदाय पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था। अच्युतानंद से प्रभावित दलित कवियों की एक पूरी श्रृंखला मिलती है जिसमें दर्जनों कवि कविता लिख रहे थे। उनमें जन कवि बिहारी लाल हरित सबसे प्रखर और लोकप्रिय कवि थे।
दलित साहित्य एक साहित्यिक आंदोलन है जिसमें प्रमुखता से दलित समाज में पैदा हुए रचनाकारों ने हिस्सा लिया और इससे अलग धारा बनवाने के लिए संघर्ष किया। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि और रूप देखते हैं। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उनका चिंतन और उनके द्वारा छेड़ा गया दलित आंदोलन है। ज्योतिबा फुले एवं महात्मा बुद्ध का दर्शन भी इनकी इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं तुलसीराम ने क्या लिखा है। डॉक्टर तुलसीराम की है ना पहली वो आत्मकथा दलितों पर, तो देख लेना आगे। आप अभी आ जाएगा आगे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदय हुआ। अतः वर्तमान दलित राजनीति तथा साहित्य का जो भी रूप है उसकी जड़ में डॉक्टर अंबेडकर का ही संघर्ष है। दलित साहित्य विमर्श साहित्य के रूप। दलित साहित्य के 3 रूप हैं। पहला वह दलित साहित्य सामने आया जो दलित जातियों में जन्मे लेखकों का है, मतलब उसी दलित जातियों में ही जन्मे हैं और उन्होंने वो साहित्य लिख दिया है ना, तो पहला वर्ग उन्हीं का है। दूसरा, अच्छा दूसरा बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे कुछ और लिखा है। इनका मानना है कि वास्तविक रूप में इनके द्वारा रचित साहित्य ही दलित साहित्य है। तो मतलब जो रियल में दलित है और उन्होंने साहित्य लिखा है, तो उनका मानना क्या है कि वास्तविक रूप में जो हमने रचा है वो साहित्य, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बाकी लोग उस पीड़ा को बयान नहीं कर सकते जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि वास्तविक रूप में इनके द्वारा रचित जो साहित्य है वो दलित साहित्य है, यानी कि जो इन्होंने स्वयं रचा है वही साहित्य दलित है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा उन हिंदू लेखकों के द्वारा रचित साहित्य जिनमें दलितों की पीड़ा और शोषण का चित्रण है। तो मतलब हिंदू लेखक हैं, उन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं, दलितों की पीड़ा को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, शोषण का चित्रण किया है। वे दलित जाति के नहीं है, मतलब जाति उनकी दलित नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को देखा है सामने से। तो देखा है तो उसको अनुभव किया है और उसको लिख दिया है, साहित्य में लिख दिया। ठीक है, लेकिन उनका जो रियल में खुद दलित है और वो साहित्य रचना कर रहे हैं, तो वो अपने ही साहित्य को क्या मानते हैं, असली मानते हैं। तीसरा प्रगतिशील लेखकों के द्वारा रचित साहित्य है। अब आते हैं प्रमुख दलित रचनाकार और उनकी रचनाएं, यानी कि पहले काव्य संग्रह। दलित काव्य रचनाएं, हीराडोम की ये कविता है, हीराडोम की कविता, मतलब अछूत की शिकायत नाम है कविता का। इनके द्वारा रचित अछूत की शिकायत कविता हिंदी की प्रथम दलित कविता मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदी की पहली दलित कविता कौन सी है, तो अछूत की शिकायत है और किसकी है, हीरा डोम की है। ठीक है, यह कविता 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई कब, 1914 में। अछूत की शिकायत किसकी कविता है, हीरा डोम की। कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, हमनी के राती दिन दुखवा भोगता बानी, हमनी के एतनी काहे के हलकानी। तो ये इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो देख लेनी है आपको। अब देखते हैं बिहारी लाल, इनका काव्य संग्रह है अछूतों का पैगंबर। ये वो वाले बिहारी लाल नहीं, रीतिकाल वाले, ठीक है, ये दूसरे हैं। बिहारी लाल, इनका काव्य संग्रह है अछूतों का पैगंबर, 1946 समय है। अछूतों का पैगंबर ये प्रथम दलित कविता संग्रह है। अब वो ऊपर जो है वो कविता है और ये कविता संग्रह है अछूतों का पैगंबर। ठीक है, कविता संग्रह आपको पता है जिसमें बहुत सारी कविताएं संकलित होती हैं, उसको कविता संग्रह कहते हैं, और जो कविता वो सिंगल होती है। ठीक है, भीमा राय 1973 में, चमार हूं मैं 1975 में इन्होंने लिखी। अब आते हैं भीमा राय ने क्या लिखा, चमार हूं मैं। ठीक है, बिहारी लाल ने, सॉरी, ओके, बिहारी लाल ने लिखी है भीमा राय 1973 में और चमार हूं मैं 1975 में। उसके बाद गोपाल प्रसाद का जो काव्य संग्रह है वो है सुर्पणखा 1946। डॉक्टर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है किनारे भी मझधार भी 1982 और हीरामन 1989। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि काव्य संग्रह है इनका सदियों का संताप 1989 में, और बस बहुत हो चुका वाल्मीकि में। अब और नहीं 2009, शब्द झूठ नहीं बोलते और चयनित कविताएं। अब आते हैं माता प्रसाद के काव्य संग्रह को, देखते हैं कौन कौन से हैं। हरिजन ग्राम गीत 1949 में, ये सारे काव्य संग्रह है अलग अलग। ठीक है, एकलव्य 1981 ईस्वी में, हिंदी काव्य में दलित धारा 1993,
परिचय सत्सई 1997, दिग्विजय का रावण 1998, तड़प मुक्ति की 1999, माता प्रसाद की ये काव्य संग्रह। कमल भारती के काव्य संग्रह नई चेतना नए राग 1971, डॉक्टर अंबेडकर की कविता 1996, जब तुम्हारी निष्ठा क्या होती 1996, दलित निर्वाचित कविताएं 2006। स्वामी भगत सिंह के काव्य संग्रह को देखेंगे, अछूतों का बिगुल 1952, संगठन के फूल 1960 और रविदास भजनावली 1971। तो रैदास के ऊपर है ये, रैदास भजनावली, ठीक है, रविदास। मोतीलाल संत, इन्होंने इनके काव्य संग्रह है उत्थान के स्वर। उत्थान के स्वर 1983 में, टुकड़े टुकड़े देश 1998। दयानंद बटोही का देख लेना इंपॉर्टेंट, यातना की आंखें 1986। मोहनदास नेमिश्रा इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह सफदर एक बयान 1989। सफदर एक जंग भी है एक किसी की रचना, तो इस ऐसे मतलब एक जैसे शब्द होते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। सफदर एक बयान मोहनदास नेमिश्रा। मनसराम एम आर विद्रोही, तो ये इनके काव्य संग्रह दलित 50 1989। शिवराज सिंह बेचैन इंपॉर्टेंट है, मनसाराम भी इंपॉर्टेंट है। काव्य संग्रह इनके नई फसल 1989। कविता संग्रह चमार की चाय कविता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉच हूं मैं और चमार की चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताएं हैं दोनों ही, ठीक है, देख लेना, शिवराज सिंह बेचैन की है। उसके बाद है 14वां जो नंबर है, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, कविता संग्रह इनका उत्पीड़न की भाषा 92, अंबेडकर शतक 1994 और बुद्ध सागर 96। 15वें नंबर पर सूरजपाल चौहान, इनके काव्य संग्रह है प्रयास 1994 में, क्यों विश्वास करूं 2004, मेरा गांव 2004। तेजपाल सिंह तेज, इनके गजल संग्रह है दृष्टिकोण 1995। मलखान सिंह, इनके काव्य संग्रह सुनो ब्राह्मण 1996, ज्वालामुखी के मुहाने 2016। सुरेश पंचम, इनके काव्य संग्रह भीख नहीं अधिकार चाहिए 95, गांधी होते तुम भंगी चमार 1997, कालजयी अंबेडकर 98, बैल और आदमी 2000, बैल और आदमी पूछा भी गया है। मूलचंद सोनकर, काव्य संग्रह इनका दर्द की लकीरें 96, कहीं कुछ दर्द रहा 2004। जयप्रकाश करदम इंपॉर्टेंट, इनके काव्य संग्रह है गूंगा नहीं था मैं 1997, तिनका तिनका आग 2004। सुशीला टाकभरे, ये इनके काव्य संग्रह स्वाति बूंद और खारे मोती 93। यह तुम भी जानो 93 में। तुमने उसे कब पहचाना 1995। हमारे हिस्से का सूरज 2005। नवेंदु महर्षि, ये इनके काव्य संग्रह खामोशी बन रही है 2001, गंगा वाले देश का दुखांत 2001, संसद तो स्वर्ण है 2003, उपेक्षा के हस्ताक्षर 2006, दलित जाग गए हैं 2011। मनोज सोनकर, इनके काव्य संग्रह है घंटा घर 1981, डोगर 1983, स्नाना घर 1988, चितकबरी 1992, गजल गंध 2001, चित्राधार और किसका काव्य संग्रह है? चित्राधार और किसकी रचना है, जल्दी बताओ। बिलेड बज्म 2007। सुरेश तनवर, काव्य संग्रह इनका है दिन के इस इशारे में 1991, नियति नहीं है मेरी तो 1992। प्रमुख दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013। जन्म है इनका 30 जून 1950 में, बड़ला मुजफ्फरनगर। निधन हुआ इनका 7 नवंबर 2013 देहरादून में। क्या बहुत डेट्स हैं इनमें। कोई ना, ये सारा मतलब हम पांडे से देख लेंगे इसको, वहां पे इजी वे में जो मतलब इम्पोर्टेंट ज्यादा है उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी इसको पढ़ तो लेना। रचनाएं काव्य संग्रह देखते हैं इनके, सदियों का संताप, जो इंपॉर्टेंट बता देते हैं उसको तो देखना ही देखना है आपको। हाँ, जयशंकर, सदियों का संताप, ये इंपॉर्टेंट है 1989 में। बस बहुत हो चुका वाल्मीकि 1997, अब और नहीं 2009, और शब्द झूठ नहीं बोलते और चयनित कविता, ये हमने अभी पीछे देख लिया ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। कहानी संग्रह इनके सलाम 2000 ईस्वी में, घुसपैठी 2000, छतरी अम्मा एंड अदर स्टोरी 25 चौका 150, और अभ्यालोचनात्मक इनकी रचनाएं, साहित्य
दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001, मुख्य धारा और दलित साहित्य, और दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ। 2016, 17, 18, 19, 20 दिखते हैं, अभी आपकी नजर में नहीं आए हैं, है ना? हाँ, आपने आपकी नजर में नहीं आए हैं, दिखते हैं, लेकिन कम दिखते हैं। मतलब जो आपको पढ़ने होते हैं वो पुराने ही पढ़ने होते हैं। सिलेबस सिलेबस की बात है ना, अभी आपका सिलेबस वो अपडेट नहीं हुआ है, चेंज होगा तो फिर हो सकता है आगे आ जाए, है ना? और आते हैं, अभी वाले भी आते हैं, टेंशन मत लो। दो चेहरे, साक्षात्कार, दलित साहित्य की विकास यात्रा, आत्मकथन की जूठन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछी ही पूछी जाती है। अर्दित रचनाएं हैं, क्यों मैं हिंदू नहीं हूं, और सायरन का शहर, संपादन किया इन्होंने प्रज्ञा साहित्य का, और प्रसिद्ध कविता इनकी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं एक कहानी है, किसकी है? कविता और फसल, वंशज, अंधेरे में शब्द। पर प्रसिद्ध कहानियां बैल की खाल, अम्मा, बंधुआ, लोकतंत्र, पीटर मिश्रा, शव यात्रा, छतरी, घुसपैठिए, प्रमोशन और बैतिस्मा। पुरस्कार इनको मिले, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश के द्वारा, प्रेमचंद। गुड, प्रेमचंद। मोहनदास नेमिश राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट ना, मेरी आंखों में इरिटेशन हो रही है, पानी डाल के आती हूँ, तब तक आप इसको पढ़ो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहनदास नेमिश राय भी। ओके, मोहनदास नेमिश राय। 5 दिसंबर 1949 को इनका जन्म हुआ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण रचनाएं, उपन्यास देखते हैं। क्या मुझे खरीदोगे, 1990।
मुक्ति पर्व 1999, मुक्ति पर्व और भी किसी की रचना है, ध्यान रखेंगे। वीरांगना झलकारी बाई 2003। आज बाजार बंद है 2004 पूछा गया है, आज बाजार बंद है ये वाला। हाँ, जख्म हमारी 2011। काव्य संग्रह सफदर एक बयान 1989। कहानी संग्रह आवाजें 1998। हमारा जवाब 2005 ईस्वी। नाटक है अदालत 1989। हेलो कॉमरेड 2001। आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने अपने पिंजरे 1995। कितने रंग, रंग कितने संग मेरे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही है। इतिहास से संबंधित पुस्तक दलित आंदोलन के इतिहास 2012 ईस्वी, इसके 4 भाग हैं, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम इनका पूरा नाम। 1949 से 2015 में 15 तक इनका जो जन्म समय रहा। जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। 13 फरवरी 2015 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण रचना इनकी आत्मकथा मुर्दहिया, जो आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़नी पड़ती है 2010 में। मुर्दहिया का दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 में, इंपॉर्टेंट। इतिहास से संबंधित रचनाएं अगोला का मुक्ति संघर्ष। अब देखो, जो तो आपके सिलेबस में है वो राइटर तो आपको देखने ही पड़ेंगे, उनका सब कुछ पूरा देखना पड़ेगा आपको, बैकग्राउंड सब कुछ है ना। अगोला का मुक्ति संघर्ष, सीआईए राजनीति विध्वंस का अमेरिकी हथियार, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, पर्शिया टू ईरान, वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप बैंक, टू स्टेप्स बैंक। अब है जयप्रकाश करदम। इनका जन्म हुआ 5 जुलाई 1958 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। काव्य संग्रह गूंगा नहीं था 1997। तिनका तिनका आंख 2004। और कहानी इनकी तलाश 2005 में। उपन्यास इनका करुणा 1986 में। रिकॉर्डेड क्लास कितनी देर बाद शो होती है? शायद आधे घंटे बाद शो हो जाती है, तुरंत बाद नहीं दिखती क्लास, टाइम लगता है ना आने में। तो आधे घंटे बाद शायद शो होती है, आधे 1 घंटे का टाइम होता है, एक मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। दलित विमर्श से संबंधित आलोचनात्मक रचनाएं, वर्तमान दलित आंदोलन 1983, बौद्ध दार्शनिक 1998, धर्मांतरण और दलित 2002, दलित कविता समकालीन परिदृश्य 2018, उत्कोच 2019, डॉक्टर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती नहीं होगा, डॉक्टर धर्मवीर होगा, ठीक है, भारती नहीं है ये, इसको मैं करेक्ट ही कर लेती हूँ। डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर 1950 से 2017। जन्म इनका 9 दिसंबर 1950, निधन हुआ है 9 मार्च 2017 में। काव्य संग्रह किनारे भी मझधार भी 1982। हीरामन, हीरामन इंपॉर्टेंट 89 में, ठीक है। महत्वपूर्ण रचना इनकी देखते हैं। लोकायती वैष्णव विष्णु प्रभाकर 1987, हिंदी के आत्मा निवासी। संत रविदास का निर्वर्ण संप्रदाय 1990, कबीर के आलोचक 1997, कबीर बाज भी कपोल भी पपीहा भी 2000, इसको देख लेना। कबीर और रामानंद की वदंतियां 2000, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन 2000, कबीर के कुछ और आलोचक 2001, कबीर सूत न कपास, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सीमंतनी उपदेश 2004, डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार 2004, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005, कामसूत्री की संतानें 2005, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर 2005। जूठन का लेखक कौन है? कौन है वैसे जूठन का लेखक, देख लेना इसको। जूठन का लेखक कौन है? दलित आत्मालोचन की प्रक्रिया 2007, चमार की बेटी रूपा 2007, तीन द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों की चिंता 2007, दूसरों की जूतियां 2007, दलित चिंतन का विकास 2007, मेरी पत्नी और भेड़िया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मकथा है 2007 में, प्रेमचंद की नीली आंखें 2010 में, इंपॉर्टेंट है। कबीर खसम खुशी क्यों 2013, ये देख लेना, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, हरमन पैरेट भी था, जो पूछा उसका जवाब कहाँ है?
जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। महान आजीविका कबीर रैदास और गोसाल 2017, ये अंतिम रचना है इनकी। उसके बाद देखते रूपनारायण सोनकर को 4 अप्रैल 1962 में इनका निधन नहीं हुआ है ऐसा कह रहे हैं। 4 अप्रैल 1962 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, अभी भी जिंदा है ये। जूठन का समय 1997, ओके जी, गुड। कहानी संग्रह जहरीली जड़ें 2005, आत्मकथा नागफनी। आत्मकथा इनकी कौन कौन सी है? नागफनी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बहुत बार पूछी गई है। 2007 में भटकटैया 2020 में। उपन्यास है इनके डंक 2009, सुअरदान 2010, गटर का आदमी 2015, महानायक 2002, छायावती 2002, दलित डिप्टी कलेक्टर 2002, और बड़ा बुरा हाल है 2002, और रहस्य 2004। टेलीफिल्म इनकी है कफन 2011, कफन कहानी भी है किसी की, है ना। गांव का CS 2011, किसकी कहानी है कफन? रत्न कुमार सांभरिया 6 जनवरी 1956, भाड़वास गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। और कहानी संग्रह इनके हैं हुक्म की दुग्गी 2003, काल तथा अन्य कहानियां 2008, खेत तथा अन्य कहानियां 2010, दलित समाज की कहानियां 2011, एयरगन का घोड़ा 2015। स्कूल जा रहा हूं, ओके। कितने इयर्स के होंगे? कौन जी? जो भी जिंदा है? तो 62 से हिसाब लगा लो ना आप। लघु कथा संग्रह बांग तथा अन्य लघु कथा 1996, प्रतिनिधि लघु कथा शतक 2010, एकांकी संग्रह इनका समाज के नाक 1988, नाटक है इनका बीमा 2010, सॉरी 2014, उजास 2014, आलोचना मुंशी प्रेमचंद और दलित सामान 2012, संपादन डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन 2012, शरण कुमार लिम्बाले इंपॉर्टेंट है, जन्म इनका 1 जून 1956 को, भीष्म साहनी की शायद, बट कहानी कफन कहानी भीष्म साहनी की है क्या? सोच लो। प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह देवता आदमी 1994, दलित ब्राह्मण 2004, छुआछूत 2008, कफन कहानी नहीं पता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कफन कहानी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब इसकी स्टोरी पढ़ना आप, छोटी सी कहानी है लेकिन स्टोरी इसकी रुलाने वाली है। मतलब गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास कफन भी नहीं था, है ना। तो पढ़ लेना, कहानी अच्छी है। उपन्यास है नरवानर 2004, हिंदू 2004, बहुजन 2004, झुंड 2012, गर्व से कहो 2004, ये उपन्यास है इनके। काव्य रचना है यलगार 2020, काव्य रचना यलगार इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। आत्मकथा अक्करमाशी 2020, आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2000, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बहुत बार पूछा गया, गैर दलित 2017, संपादित रचनाएं दलित साहित्य वेदना और विद्रोह 2010, प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2013, दलित पैंथर भूमिका एवं आंदोलन 2017, अभय बिपिन बिहारी, जन्म इनका 2 जनवरी 1965 को, प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह है इनकी जो अपना मकान 1995, पुनर्वास 1999, आधि परंग 2001, राजमार्ग पर गोलीकांड 2003, और चील 2004। 1936 में कफन की स्टोरी। घीसू और माधव, यस, घुसू नहीं घीसू है, घीसू और माधव। आगे रास्ता बंद है 2012, तिलस्म 2013, बोझ मुक्त 2014, दो ध्रुवी 2015, और आपकी जात छोटी 2017, नदी के उस पार के लोग 2018, और उनसे दूर 2019, जंगल जाग उठा अप्रकाशित है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है। टिप्पणी चील कहानी स्त्री विमर्श से संबंधित है, और सविशेष कहानी दलित विमर्श से, ये ध्यान रख लेना कि जो चील कहानी है वो स्त्री विमर्श से संबंधित है। आपको पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी कहानी जो है स्त्री विमर्श से संबंधित है ना। तो चील कहानी है। सुशीला टागभोरे
इंपॉर्टेंट 1954 होशंगाबाद मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सुशीला टाकभोरे की। काव्य संग्रहों में पहले देखते हैं स्वाति बूंद और खारे मोती। इंपॉर्टेंट है 1993 में। यह तुम ही जानो 1993। तुमने उसे कब पहचाना 95। हमारे हिस्से का सूरज इंपॉर्टेंट है। कहानी संग्रह टूटना वहम 1997। अनुभूति के घेरे 97। संघर्ष 2006 और जरा समझो 2015। उपन्यास है इनका नीला आकाश इंपॉर्टेंट। तुम्हें बदलना होगा 2015। नाटक है इनका नंगा सत्य 2007। एकांकी है रंग और व्यंग्य 2006। लेख संग्रह परिवर्तन जरूरी है 97 में। पत्र संचयन संवादों के सफर। आलोचनात्मक रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी 1994। भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में 1996। दलित साहित्य एक समालोचना दृष्टि 2015। सूरजपाल चौहान इंपॉर्टेंट है ये भी। 20 अप्रैल 1955 इनका जन्म। 15 जून 2021 में निधन। प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रहों में प्रयास, क्यों विश्राम करो, कब होगी वह भूर, वह दिन जरूर आएगा, बच्चे सच्चे किस्से, बाल कविता संग्रह। ये बाल कविता संग्रह बच्चे सच्चे किस्से। बाल मधुर गीत बाल कविताएं। कहानी संग्रह इनका हैरी कब आएगा, बहुत बार पूछा गया हैरी कब आएगा 1999। नया ब्राह्मण 2009। धोखा 2011। आत्मकथा इनकी इंपॉर्टेंट है। तिरस्कृत और संतप्त दोनों ही। तिरस्कृत और संतप्त दोनों ही आत्मकथा इनकी इंपॉर्टेंट है। 2004 2002 और 2004 में लिखी गई है। अब है दलित उपन्यास, उपन्यासकार और उनके वर्ष। बंधन मुक्ति रामजी लाल सहाय द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। 1954 ईस्वी में पहला दलित उपन्यास है। इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। ठीक है। मानव की परख देवीलाल से इनका उपन्यास है 1959 में। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर, ये आपके सिलेबस में भी है 1972 में। क्रांति के पुजारी सीबी भारती 1973। अमर ज्योति डीपी वरुण 1982। करुणा जयप्रकाश करदम का है 86 में। शमशान का रहस्य जयप्रकाश करदम का 91। छप्पर भी जयशंकर प्रसाद का, सॉरी जयप्रकाश करदम का है। इंपॉर्टेंट है छप्पर, बहुत इंपॉर्टेंट है 94 में। धापोदाइत ये बाबूलाल खांडा का 1988। क्या मुझे खरीदोगे मोहनदास नेमिष राय का 1990। मुक्ति पर्व बहुत बार पूछा गया। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष राय 1999। वीरांगना झलकारी बाई मोहनदास नेमिष राय 2003। आज बाजार बंद है ये भी बहुत बार पूछा गया है नेमिष राय का 2004 में। जख्म हमारे ये मोहनदास नेमिष राय 2011। महानायक बाबा अम्बेडकर मोहनदास नेमिष राय 2013। पहला खत डॉक्टर धर्मवीर 1991। जो पहला खत रचना है डॉक्टर धर्मवीर की 91। मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया 1995। जस्तस भई सवेर बहुत बार पूछा गया। जस्तस भई सवेर सत्य प्रकाश का 1995। सिर्फ कांटे नहीं श्यामलाल राही का है ये 1995 में। दलित उपन्यासों में फिर से मोरी की ईंट मदन दीक्षित 1996। सफेद चादर जयलाल आर्य 1999। हिडिंबा एसआर हरनोट ये एसआर हरनोट ये मतलब अभी अभी के नए लेखक है ना 2000। ये हिमाचल के ही हैं एसआर हरनोट। गांव का कुआं केनाथ 2000। पलायन केनाथ 2006। हिस्से की रोटी डॉक्टर शत्रुघ्न 2001। संपूर्ण क्रांति बलवंत सिंह 2001। उस शहर तक तेजिंदर के 2003। तेजिंदर का ही लिखा है सुजीत। हेलो सुजीत। और आक्रोश रघुवीर सिंह का है 2004 में। दलित दहन एस के पंचम 2006। गदर जारी रहेगा एस के पंचम। ठीक है ठीक है ठीक है। सुवरदान रूपनारायण सोनकर का देख लेना। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2012। एक सुबह यह भी विपिन बिहारी 2012। भंवर कैलाश चंद्र चौहान। दलित विजय सौदाई। और तुम्हें बदलना ही होगा ये सुशीला टाकभोरे का उपन्यास है। इसको भी देख लेना 2015 में। ठीक है। अभी हम यहाँ से शाम की क्लास में पढ़ेंगे दलित विमर्श से संबंधित आलोचनात्मक रचनाएं। स्लाइड नंबर 160 याद करवा देना शाम की क्लास में। ठीक है। मैम गुस्सा हो जाएंगी मत पूछो। वैसे मैंने इग्नोर कर दिया था, क्या ही करें।
चलें चलते हैं, मिलते हैं शाम की क्लास में। कौन कौन है? अंकिता, अंकिता, अंजलि, नेहा, आरती, पूनम, सुशीला, अंशिका, विनोद, सुनीता, श्वेता, ममता। अंकिता कहाँ गई? अंकिता नागपुरे नहीं है ना? अच्छा, डाल दूंगी, डाल दूंगी दोपहर में। ओके जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो चलते हैं, मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, नाइस क्लास। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।